हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इसी सेट अड्डा में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे विभिन्न तरह के पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है, जिसमें अभी हम प्रॉम आईएएस का करंट अफेयर्स करा रहे हैं। और इसके पहले हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी था उसको कंप्लीट करा दिया है, तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व मामले। दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल हो चुका है। और अगर आप चाहेंगे कि करंट अफेयर्स को एक बुक से पढ़ के जाकर के कंप्लीट कर ले, सारे क्वेश्चन को बना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको विभिन्न तरह के जो भी पब्लिकेशन है उनका करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा। और भी खास करके अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्री एड ऐप। तो हाल ही में क्या किया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो जर्मनी के है, उन दोनों ने मिलकर के एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, न्यूट्रीड ऐप। यह ऐप है आपको स्वस्थ और यह ऐप क्या करेगा, स्वस्थ और टिकाऊ पोषण को बढ़ावा देता है, जिसमें आपको एआई आधारित फोटो पहचान, खाद्य सामग्री ट्रैकिंग और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के माध्यम से आपको स्वस्थ और टिकाऊ भोजन को बढ़ावा देगा, पोषण को बढ़ावा देगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिन की वीज़ा मुक्त नीति घोषणा की है। हाल ही में ईरान के द्वारा एक नीति घोषणा की गई है, वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम चालू किया गया है, जिसमें भारतीयों के लिए 15 दिन तक वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दिया गया है। और यह जो प्रवेश है सिर्फ पर्यटकों के लिए होगा, बिजनेस पर्पज से कोई जाना चाहेगा तो उनके लिए नहीं है। इसमें छूट उन्हीं लोगों के लिए है जो हवाई मार्ग से ईरान में प्रवेश करने वाले भारतीय पासपोर्ट धारक होंगे। और आप चाहे तो 6 महीना की अवधि में, मतलब 6 महीना की अवधि के लिए आप 6 महीने के अंदर 15 दिन तक वहाँ पे वीज़ा मुक्त रह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा दिन तक रहना होगा तो वहाँ पे वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। जो भी यात्री है वहाँ पे जाएंगे उनके लिए 4 शर्त है, मतलब ईरान के द्वारा 4 शर्त बताई गई है। सबसे पहले तो एक साधारण उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, राजनयिक वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि हवाई जहाज़ से यदि ईरान में प्रवेश करे। तीसरा है कि सिर्फ पर्यटन उद्देश्य के लिए जाए। और चौथा है कि यात्रा को 15 दिन तक सीमित रखे, हर 6 महीने में एक बार। ठीक है। अब और अगर उसके बाद फिर 6 महीने के बाद आप 15 दिन तक ले सकते हैं। जो लोग 6 महीने की अवधि से अधिक बार ईरान में रहना चाहता है, तो 15 दिन से अधिक समय तक रहना चाहता है, तो उसे ईरानी वाणिज्य दूतावास के माध्यम से क्या करना होगा, उचित वीज़ा प्राप्त करना होगा। और यह जो छूट है आपको, अगर कोई पढ़ाई लिखाई के लिए भी जाता है, अध्ययन जैसे अन्य कारणों के लिए भी जाता है, तो उनके लिए भी नहीं है। सिर्फ पर्यटन करने यानी घूमने के लिए जो जाता है उनके लिए छूट दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत और कोलंबिया ने डिजिटल सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। और यह जो है किस किस मंत्रालय के बीच में है, तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कोलंबिया के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय के बीच किया गया है। इस एमओयू का उद्देश्य है भारत के जो ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साझा करके डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से इंडिया का जो स्टैक सॉल्यूशंस है उन पे ध्यान केंद्रित करना है। किस पे? इंडिया के स्टैक सॉल्यूशन पे ध्यान केंद्रित करना है। और इसको क्या करना है, भारत का जो ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साझा करके डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है। किस किस मंत्रालय के बीच में है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कोलंबिया के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय के बीच। इन सारे टॉपिक को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि बात को रिपीट कर देती हूँ। ठीक है। अगला है कि आरबीआई यानी हमारा भारतीय रिजर्व बैंक और जो नेपाल राष्ट्र बैंक है यानी आरबीआई और नेपाल राष्ट्र बैंक के बीच ने यूपीआई और एनपीआई लिंकेज के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो यह क्या है यूपीआई एनपीआई? तो भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट बैंक है यानी यूपीआई और नेपाल का जो नेशनल पेमेंट बैंक है, नेशनल पेमेंट इंटरफेस है एनपीआई, उनके बीच समझौता हुआ है। इस समझौता का उद्देश्य है कि सीमा पार भी जो है निर्बाध सीमा पार प्रेषण की सुविधा प्रदान करेगा। कार्यान्वयन में यूपीआई एनपीआई के जो भी उपयोगकर्ता है उनके पास कम लागत पर भारत और नेपाल के बीच क्या होगा, त्वरित लेन देन संभव हो पाएगा। अगला है कि दुबई ने विश्व की पहली एयर टैक्सी के लिए जो भी एविएशन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। विश्व का पहला एयर टैक्सी कौन लॉन्च करने जा रहा है, तो दुबई लॉन्च करने जा रहा है। दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण है
उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में ये टैक्सी लॉन्च करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। जॉबी एविएशन से समझौता किया है। जॉबी एविएशन कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक फर्म है। 2026 तक अमीरात में यह टैक्सी क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी 2024 चल रहा है, 2026 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। सबसे पहले कहाँ होगा, अमीरात में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। अरे संयुक्त अरब अमीरात कहीं तो दुबई है। नेक्स्ट है कि भारत और यूएसए ने अपने राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए 75वीं वर्षगांठ मनाया है। तो क्या किया गया, भारत और यूएसए के बीच कौन सा संबंध हुआ है, तो 75वां वर्षगांठ अभी मनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। वैसे तो शामिल होने वाले थे 6, लेकिन एक अभी कैंसिल कर दिया गया है एक के द्वारा। और वर्तमान में कितना शामिल हुआ है, तो 5 देश इसमें शामिल हुए हैं। कौन कौन शामिल हुए देख लेते हैं। तो 5 देश आधिकारिक तौर पर क्या हुआ है, ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। कौन कौन, तो सऊदी अरब है, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, ईरान है और इथोपिया है। ठीक है, इन 5 देशों को क्या किया गया, शामिल किया गया। 3 देशों को याद कर लेंगे, कौन कौन, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया। ठीक है, यह जो है पिछला साल 2023 में जोहान्सबर्ग में 15वां विश्व शिखर सम्मेलन हो रहा था। उसी में निर्णय लिया गया कि इन 5 देशों को, 6 देशों को शामिल करना था, लेकिन बाद में हुआ कि 5 देशों को शामिल किया जाएगा। तो अगस्त 2023 में इस समूह को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अर्जेंटीना को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि दिसंबर के अंत में वो पीछे हट गया है। यानी 6 देश थे अर्जेंटीना को लेकर के, लेकिन अर्जेंटीना पीछे हट गया है। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में पहले ब्रिक्स का नाम क्यों पड़ा है, इसमें पहले से कौन कौन देश थे, 5 देश शामिल थे पहले से ब्रिक्स में। ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें से शामिल थे 2001 में। और इस ब्रिक्स नाम किसके द्वारा दिया गया, तो 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री थे जिम ओनील, उन्हीं के द्वारा इसका नाम दिया गया था ब्रिक्स। ठीक है, इस मतलब ब्रिक्स के विस्तार के महत्व क्या है, तो ब्रिक्स जो है वैश्विक प्रतिनिधि में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ब्रिक्स अभी दुनिया के लगभग आधी से अधिक आबादी और वैश्विक जो जीडीपी है उनका 1/4 से अधिक क्या है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। सतह में गतिशीलता में बदलाव लाना है कि बहुध्रुवीयता बढ़ेगी इससे, और पश्चिमी नेतृत्व वाली व्यवस्था में क्या होगा, चुनौती देने का अवसर मिलेगा। उसके बाद दक्षिण सहयोग यानी विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाएगा। इससे भारत को वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में अपना दावा आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। रणनीतिक में क्या होगा कि वैश्विक संस्थानों के पुनर्गठन के लिए सामूहिक आवाज़ उठाने में मदद मिलेगी। ठीक है, जो भी वैश्विक संस्थान के पुनर्गठन होगा उसके क्या करेगा, एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कुछ इनके बीच चुनौतियां भी है, जैसे कि विभिन्न देश इसमें शामिल है और सब देशों की अपनी कुछ ना कुछ मतभेद है। जैसे कि भारत जो है वो ब्रिक्स को गैर पश्चिमी के रूप में देखता है, वहीं चाइना इसको पश्चिम विरोधी के रूप में देखता है। और बहुत इसमें जो भी सदस्य हैं उनके बीच उनके कुछ न कुछ आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाया गया है कहीं ना कहीं से, तो वह क्या कर सकता है, इसमें व्यवधान पैदा कर सकता है। ठीक है, और दूसरा है कि सदस्य देशों के बीच आंतरिक विश्वास की कमी है और विस्तार के मानक, मानदंड और प्रक्रिया की सामान्य समझ की कमी है। IBSA यानी भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे अन्य समूहों के साथ क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ चुनौतियाँ रहता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ रहता ही हैं। कुल मिलाकर के ब्रिक्स देश जो है एक बहुत अच्छा एक संगठन है विकासशील देशों के लिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो राष्ट्रपति ने किया है हरियाणा के सूरजकुंड में। राष्ट्रपति के द्वारा हरियाणा के सूरजकुंड में 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया गया है। सूरजकुंड मेला के बारे में क्या है कि भारत के जो हस्तशिल्प है, हथकरघा है और सांस्कृतिक ताने बाने की जो समृद्धि और विविधता को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, शिल्प मेला है। 2013 में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला से अपग्रेड किया गया। 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय से अपग्रेड किया गया। इसमें भागीदार देश में आपको तंजानिया आएगा और थीम में राज्य में गुजरात राज्य आएगा। सांस्कृतिक भागीदार उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प हथकरघा नियम है।
निगम को शामिल किया गया है। तो इन सारे टॉपिक को याद करेंगे, इसमें से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। सबसे पहले सूरजकुंड मेला का कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो राष्ट्रपति के द्वारा हरियाणा में किया गया है। और इसमें किसको किसको शामिल किया गया है, तो जो भी भारत के हस्तशिल्प हैं, हथकरघा और सामाजिक ताने माने हैं, इनकी विविधता को प्रदर्शित किया गया है। इसको अंतर्राष्ट्रीय से कब जोड़ा गया था, 2013 में जोड़ा गया था। भागीदार में तंजानिया है और थीम राज्य में आपको गुजरात है। सांस्कृतिक भागीदार में उत्तर पूर्वी जो हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम है, इनको सांस्कृतिक भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो मैं बातों को फिर से रिपीट कर दी हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा सब। इसमें यूपीआई रुपए कार्ड और श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। यूपीआई रुपए कार्ड कहाँ पे, श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में जो हमारे इंडिया का यूपीआई है और रुपए कार्ड है, इसको श्रीलंका में और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा, जो भी भारतीय नागरिक है, मतलब यहाँ पे श्रीलंका में या मॉरिशस में यात्रा कर रहे हैं भारतीय नागरिक, या भारत की यात्रा करने वाले जो मॉरिशस के नागरिक है, उन दोनों के बीच क्या होगा, निर्बाध डिजिटल लेन देन की सुविधा प्रदान होगी। यह कदम जो है वित्तीय समावेशन का बढ़ावा देने और सीमा पार डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला है कि नामीबिया और केन्या को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए की ग्रे सूची में रखा गया था। यानी नामीबिया और केन्या को किस में शामिल किया गया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में शामिल, एफएटीएफ में शामिल किया गया था। इस एफएटीएफ क्या है कि यह एक अंतर सरकारी नीति निर्माण और मानक निर्धारण निकाय है। क्या है, अंतर सरकारी नीति निर्माण और मानक निर्धारण निकाय है, जो क्या करता है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर नीति को विकसित करना और बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। और 2001 में आतंकवाद वित्त पोषण को शामिल करने के लिए इसके अधिदेश का विस्तार किया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है, जो कि फ्रांस में। और 2010 में भारत इसमें इसका सदस्य बना था। ठीक है, तो एफएटीएफ के बारे में इन सारे टॉपिक को याद करेंगे। वैसे मेन क्या है, एफएटीएफ का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से निपटना। अगला है कि यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा पुरस्कार दिया है। किसे दिया गया है, यूएई के द्वारा दिया गया, यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा बिहार के हमारे आनंद कुमार हैं, उनको गोल्डन वीजा पुरस्कार दिया गया है। तो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, उनको 6 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा सम्मानित गोल्डन वीजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो है आनंद कुमार के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, जो कि ये क्या करते हैं, फ्री में आईआईटीएन की तैयारी कराते हैं 30 बच्चे को। और बाकी इनके इंस्टीट्यूट का नाम सुपर 30 इसी से पढ़ा है, क्योंकि 30 बच्चे को, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। और उसमें ब्रिलियंट बच्चे नहीं, बच्चे को मतलब जो भी पढ़ने में इच्छुक होता है उन्हें पढ़ाते हैं। और उन्हें उनके 30 बच्चे में से 29 का पास होना एकदम कंपलसरी रहता है, और पास करता है, ऐसे करके पढ़ाते हैं। तो इनके करियर का क्या हुआ, एक मील का पत्थर है, जो शिक्षा और गणित में उत्कृष्टता में उनके योगदान को रेखांकित करता है। ठीक है, अगला है कि हर साल हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो वर्तमान में भी कहाँ में मनाया गया, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन सिरपुर झील इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। इसका थीम रखा गया था वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। ठीक है, तो थीम से संबंधित आपको हमेशा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और किस स्थान पर इसका मनाया गया था, सिरपुर इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया था। आर्द्रभूमि जो है 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में दुनिया भर में 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यानी कब इसका स्थापना किया गया था, तो 1971 में किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। और भारत इसमें शामिल हुआ है 1982 में। सिरपुर झील कहाँ है, तो सिरपुर झील एक मानव निर्मित झील है, जो कि इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। यह झील एक उथली है, क्षारीय है, पोषक तत्व से भरपूर है और बाढ़ की संभावना वाली झील है।
नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाएगा। भारत जो है म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है। क्या हुआ है कि मुक्त आंदोलन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए भारत ने एक निर्णय लिया है। समाप्त करते हुए भारत ने अपनी जो म्यांमार के साथ पूरी साझा सीमा पर क्या किया है, बाड़ लगाना शुरू कर दिया है। इस महत्वपूर्ण विकास की आधिकारिक घोषणा गृह मंत्री के द्वारा की गई थी। आधिकारिक घोषणा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इम्फाल घाटी में स्थित मैतेई समूहों के चल रहे अनुरोधों का जवाब देते हुए की गई थी। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के मद्देनजर कई जुंटा विरोधी विद्रोहियों ने भारत में शरण मांगी है। साथ ही आदिवासी आतंकवादियों ने छिद्रपूर्ण सीमा के माध्यम से भारतीय क्षेत्र प्रवेश करने के बारे में अतिरिक्त चिंताएं हैं। इसलिए क्या किया जा रहा है, वहाँ पे बाड़ लगाया जा रहा है, जो भी सीमा है वहाँ पे। हाल ही में यमन ने क्या किया है, अपने नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है यमन में। तो यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, अहमद अवद बिन मुबारक। ये पहले क्या थे, राष्ट्रपति के नेतृत्व परिषद में विदेश मंत्री थे। उनको अभी अवद बिन मुबारक को देश के नया प्रधानमंत्री बना दिए गए। यह निर्णय कब लिया गया, जब यमन में बढ़े तनाव और सुरक्षा मुद्दों के बीच आया है। इसे एक महत्वपूर्ण क्षण बनाता है। पूर्व प्रधानमंत्री थे माइन अब्दुल मलिक सईद को राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष के सलाहकार के रूप में नामित किया गया, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में क्या है, महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। बर्लिन में भारत जर्मनी उच्च रक्षा समिति की बैठक की गई है। तो रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने 27 फरवरी को बर्लिन में क्या किया गया, भारत जर्मनी उच्च रक्षा समिति की बैठक की गई। तो हमारे रक्षा सचिव हैं श्री गिरिधर अरमाने। उन्होंने 27 फरवरी 2024 को बर्लिन में भारत जर्मनी उच्च रक्षा समिति की बैठक का सह अध्यक्षता के रूप में सहयोग लिया। यानी अध्यक्षता में कौन शामिल हुए थे, तो गिरिधर अरमाने इसमें शामिल हुए थे। बर्लिन में इसका आयोजन किया गया। भारत जर्मनी उच्च रक्षा समिति का आयोजन कहाँ किया गया, आपसे पूछ दिया जाएगा, तो बर्लिन में किया गया है। इसमें अध्यक्षता किसने की थी, भारत के रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने, इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया। साथ में जर्मन रक्षा मंत्रालय के राज्य सचिव श्री बेनेडिक्ट जीमर भी थे। तो इनके साथ कौन कौन थे, एक तो गिरिधर अरमाने थे रक्षा सचिव, और रक्षा मंत्रालय के राज्य सचिव जो है श्री बेनेडिक्ट जीमर, वो भी शामिल थे। बैठक में क्या किया गया, भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए बुनियादी घटक के रूप में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर दृष्टिकोणों का आदान प्रदान किया। जर्मनी के साथ भारत प्रशांत क्षेत्र में संभावित संयुक्त अभ्यासों का पता लगाया और संभावित रक्षा परियोजनाओं और पहलों पर विचार विमर्श किया है। उन्होंने घनिष्ठ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, भारत जर्मनी उच्च रक्षा समिति का, तो बर्लिन में किया गया है। इसमें भारत की तरफ से शामिल हुए थे आपको गिरिधर अरमाने, और राज्य सचिव में बेनेडिक्ट जीमर इसमें शामिल हुए थे। इसको याद कर लेना जरूरी है। कहाँ गया टॉपिक, यहाँ पे वैश्विक दलहन सम्मेलन जीपीसी ने भारत से पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दालों के उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया है। कौन किया है, वैश्विक दलहन सम्मेलन ने भारत से जो पोषण संबंधी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए दाल के उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया है। क्या है, भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। देखिए यहाँ पर टॉपिक बन जा रहा है, भारत क्या है, दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। यानी मंगाता भी है बाहर से सबसे ज़्यादा, उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है और खाता भी सबसे ज़्यादा है कौन, भारत। अपनी उच्च प्रोटीन सामग्री के कारण दालें विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है। दालों के वजन के हिसाब से 20 से 25% प्रोटीन होता है। दालों में जितने वजन होता है उसके वजन के 20 से 25% क्या होता है, दाल में प्रोटीन होता है, जो गेहूं से 2 गुना और चावल से 3 गुना अधिक इसमें प्रोटीन मिलता है हमको। 10 वर्ष में दाल उत्पादन क्या है, 60% बढ़ गया है। 2014 में 171 लाख टन से बढ़कर 2024 में 270 लाख टन हो गया है। कितना,
270 लाख टन यानी 60% दाल का उत्पादन बढ़ा है। 10 साल में दालों की सरकारी खरीद 18 गुना बढ़ी है। कितना? 18 गुना सरकार की भी खरीद बढ़ी है। भारत दाल के पास अब लॉन्च के 4 महीने भीतर क्या कर रहा है? भारत दाल के पास अब लॉन्च के 4 महीने के भीतर चना दाल की 25% बाजार हिस्सेदारी है। भारत सरकार ने भारत दाल के ब्रांड नाम के तहत 60 रुपये प्रति किलो के अत्यधिक रियायती दर पर चना दाल की बिक्री शुरू की है। भारत का दाल वितरण नेफ्ट, NCCF, केंद्रीय भंडार और सफल की खुदरा दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। भारत चना और कई अन्य दलहनों में आत्मनिर्भर हो गया था। केवल अरहर और उड़द में थोड़ी कमी रह गई थी। 2027 तक दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो कब तक? 2027 तक क्या किया जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा दाल उत्पादन में। वैसे देखा जाए तो भारत चना और अन्य दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अरहर और उड़द को मंगाता है अन्य देशों से, लेकिन 2027 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। कन्वेंशन के बारे में कुछ दिया गया है। तो ग्लोबल पल्स कन्वेंशन 2024 का, जिसका नाम पल्सेस है, 14 से 17 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 4 दिवसीय कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में 4 दिवसीय सम्मेलन था। इस आयोजन में भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन महासंघ लिमिटेड नेफ्ट और ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड और ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन के द्वारा किया गया था, यानी नेफ्ट के द्वारा और GPC के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आयोजकों ने बताया कि इस साल सम्मेलन में 40 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। कितना? 40 से अधिक देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। और 2023 का सम्मेलन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो इससे पहले कहाँ किया गया था? तो सिडनी को ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो इसे भी याद कर लेंगे। और वर्तमान में कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 14 से 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और विश्व दलहन दिवस हम कब मनाते हैं? तो विश्व दलहन दिवस आपको 10 फरवरी को मनाया जाता है। सतत विकास 2023 के लिए 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में नामित किया। यानी कब मनाते हैं? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। दाल पोषण संबंधित पावर हाउस के रूप में सामने आती है, जो प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक पोषक तत्वों का एक समूह स्रोत प्रदान करके SGD 2 यानी शून्य भूख में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अपने पोषण मूल्य से परे दालें SDG 13 यानी जलवायु कार्रवाई, SDG 15 यानी भूमि पर जीवन के साथ संरेखित होकर पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करती है। दालें SDG 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन का समर्थन करती है, जिम्मेदार खपत और उत्पादन पैटर्न प्रोत्साहित करती है। विश्व दलहन दिवस की थीम है दालें, पौष्टिक, मीठी और लोग। इसको याद कर लेंगे आप। देखिए इसमें तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है ना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट। जैसे विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है? दालें, पौष्टिक, मीठी और लोग। ये इम्पोर्टेंट हो गया आपको। कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इसका मनाया जाता है। और यहाँ पीछे इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इसको किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। और यह भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड यानी नेफ्ट और ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन यानी GPC के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। 40 से अधिक देश शामिल हुए थे। और इससे पहले 2023 में इसका आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो इस सारे टॉपिक को याद करेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और कल हमारा टॉपिक जो आएगा स्टेट न्यूज़ से आएगा, यानी राज्य समाचार से। ठीक है, तो हम राज्य समाचार में बिहार का कर लेंगे, बाकी सब अदर स्टेट वाला देखा जाएगा बाद में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।